खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 2019 के सेमीफाइनल यानी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे कल आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल्स में आए आंकड़ों ने कांग्रेस पार्टी को अभी से जोश से लबरेज कर दिया है। मध्य प्रदेश में तो कुछ नेताओं ने जनता को जीत की बधाई देते हुए पोस्टर तक चस्पा कर दिए। उधर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ छोड़ने के बाद एनडीए का एक और विकेट गिर गया है। आरएलएसपी चीफ और सेंट्रल मिनिस्टर उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपना इस्तीफा सौंपकर साफ संकेत दे दिए कि वो भी टीडीपी की राह पकड़कर यूपीए का दामन थामने जा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने हार मान ली है, लेकिन ताज्जुब यह कि आज गैर बीजेपी विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए जब चंद्रबाबू नायडू ने मीटिंग बुलाई तो उसमें अखिलेश और मायावती दोनों नदारद रहे। ऐसे में सवाल यह कि क्या 2019 के लिए वाकई एकजुट हो पा रहा है विपक्ष? आज इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अपोजिशन ने मिशन 2019 की तैयारी कुछ और तेज कर दी है। मौजूदा मरकजी हुकूमत के आखिरी पार्लिमानी सरमाई इजलास और 5 असेंबली इंतखाबात के नताइज से एक रोज कबल दिल्ली में अपोजिशन जमातों की मीटिंग हुई। पार्लियामेंट एनेक्सी में होने वाली इस मीटिंग में कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, जेडीएस, आरजेडी, तेलुगु देशम, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी समेत तकरीबन 20 पार्टियों के लीडरों ने तबादला ख्याल किया। समाजवादी पार्टी और बीएसपी मीटिंग से दूर रही। This is, my friend, this is a process, and as you can see, this process is bringing together everybody, and this process is going to be carried out in a open, friendly, respectful manner. As I said in the room that the voices in this room are the voices of opposition in this country, and we respect every single one of them. Regardless how big or how small they are, we respect each one of them. The goal of everybody is to defeat the BJP and protect India's constitution and our institution. We want to protect this nation. We want to save this nation. We want to protect the institutions. Today again, major jolt, major attack on RBI. What is going to happen for this country? You also understand all these things. Today we are all discussed thoroughly. We want to work to protect this nation and also democratic institutions. There are so many things, so many parties have given suggestions. Under Rahul ji and other political party leaders, all of us are going to check out a program. One is in Parliament, another is outside Parliament. We are going to take up some action programs. This BJP is behaving just like a dictator. So this rule, there must be an end to this rule. That everybody is agreed for that. We want some plan of action for that. Even just now we came to know that Reserve Bank governor also resigned. So that also I mentioned in the meeting. So they will discuss it right now. I have given a proposal that let us meet the president also because the financial emergency situation started. अपोजिशन पार्टियों को दिल्ली में यकजा करने का बीड़ा तेलुगु देशम सदर और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने उठाया था। मीटिंग में पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में अपोजिशन के जरिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर खास तौर से गौर किया गया। अहम सवाल यह है कि क्या 2019 के आम इंतखाबात में एनडीए के मुकाबले के लिए अपोजिशन जमातों का मुत्तहिद होना मुमकिन है? समाजवादी पार्टी और बीएसपी की मुखासमत हो या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आपसी दुश्मनी, यह समाजवादी पार्टी और बीएसपी की कांग्रेस का हाथ थामने के सिलसिले में पसोपेश अपोजिशन की राह में ये बड़ी रुकावट बनने वाला है। कम्युनिस्ट जमातों और ममता बनर्जी की दुश्मनी के भी इत्तेहाद की राह में हायल होने का इम्कान है। चंद्रबाबू नायडू बाहम मुतसादिम पार्टियों को यकजा करने में कितने कामयाब होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। चंद्रबाबू नायडू का असली इम्तिहान मुजवजा इत्तेहाद के शरीक पार्टियों के दरमियान सीटों के तकसीम के मसले से निमटना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। 9 घंटे बाद देखिए 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ न्यूज़ 18 पर।
तो क्या 2019 के लिए एकजुट हो पा रहा है ऑपोजिशन? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब मौजूद हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ निखिल मंडल हैं, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन, सीधे पटना से वो इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर सुबोध कुमार साहब मौजूद हैं, जो कि आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा साहब की पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं और आज बेहद खास मेहमान हैं, क्योंकि आज ही उपेंद्र कुशवाहा ने जो कैबिनेट है मोदी जी की, उससे रिजाइन कर दिया, अपना रेजिग्नेशन पीएमओ को सौंप दिया है। तो यह फैसला क्यों लिया गया और यह एनडीए के लिए कितना बड़ा झटका है, इन तमाम मसलों पर भी हम बात करेंगे। अब्बास अली रुश्दी साहब समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं और यह हम सबको पता है कि आज जो मीटिंग हुई ऑपोजिशन के तमाम दलों की, उसमें एसपी और बीएसपी ने इस मीटिंग का बायकॉट किया। एसपी और बीएसपी के कोई नेता वहां पर नहीं पहुंचे और बस चंद पलों में अरविंद कुमार वाजपेयी साहब भी इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। लेकिन आज बहस की शुरुआत सुबोध जी आपसे करना चाहूंगा। ऐसा क्या लगा उपेंद्र कुशवाहा साहब को 4.5 साल बाद कि मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे, सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी उनको पूरा नहीं कर पा रही, और यह एहसास आपको 4.5 साल बाद ही क्यों हुआ, अब जबकि चुनाव में जाने वाले हैं? 2019 बेहद नजदीक है। देखिए समीर भाई, इसका आंसर 2 लेयर में है। हाँ। पहला लेयर बिहार से स्टार्ट होता है और दूसरा लेयर नेशनल पे है। हाँ। पहले मैं बिहार पे आना चाहता हूँ। हाँ। जैसा कि आपको मालूम है कि 2015 का जो असेंबली इलेक्शन था, तब से हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। आप देखिएगा 2015 के असेंबली इलेक्शन में शुरुआत में जो हमें सीट दी गई थी, हाँ। वो उसमें हमें कटौती कर दी गई, फिर भी हम लोग वहां पे सह के रह गए। उसके बाद देखिएगा जो बाई इलेक्शंस हैं बिहार के, तो सारे बाई इलेक्शन में हमें इग्नोर किया गया। और जब इग्नोर भी नहीं, जब जहानाबाद का हमारा जो एमपी का जो सीट है वो हमारे पास है, वहां बाई इलेक्शन होता है और हमें दिया नहीं गया, हमें पूछा तक नहीं गया। उसके बाद आप देखिए जिस तरीके से सीट शेयरिंग का 2 आदमी मिलकर सीट शेयरिंग कर लेता है, पिछले 3-4 महीने से जो बातें आ रही थी और 50-50 कर दी जाती है, तो एक तरह से हमें एकदम अपमान की स्थिति में हमें ले जा रहे थे। उसके बाद जो नीतीश कुमार जी का जो ये नीच वाला जो बयान था, नीच वाले बयान से तो एकदम वो फाइनल नील था वो। उसके बाद आप देखिए जो करप्शन है बिहार में, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बात करना भी उन्हें बहुत नीचे लेवल का काम लग रहा था, वो जिक्र ही नहीं करना चाह रहे। जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, जो उसी बयान का जिक्र कर रहे हैं ना जी, जो उनका पावर ऑफ एरोगेंस था, वो एरोगेंस देखते हुए बनता था कि एक मुख्यमंत्री एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को किस तरीके से इग्नोर कर रहा था, उससे आपको क्या दिखाई दे रहा था? ठीक है। उसके बाद जो करप्शन का जो मुद्दा है, चाहे वो सृजन घोटाला हो या फिर अभी कैग का जो रिपोर्ट आया है फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का बिहार के ऊपर, वो देखने लायक है। उसके बाद जो एजुकेशन का मुद्दा लगातार हम लोग अपने पार्टी प्रोग्राम के थ्रू चला रहे हैं कि बिहार में लगभग 8 लाख टीचर्स की जरूरत है। ठीक है, ऐसे तो तमाम मुद्दे हैं। ठीक है। निखिल मंडल साहब, आज बीजेपी कांग्रेस थोड़ा सा इंतजार कर ले। निखिल मंडल साहब जेडीयू की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल मंडल साहब, देख रहे हैं आप नीतीश कुमार के एक बयान ने कितना नुकसान किया। एनडीए में एक और टूट हो गई, टीडीपी के बाद अब आरएलएसपी भी बाहर। इस बात की खुशी है जेडीयू को या दुख है, गम है कि एक और घटक बाहर हो गया? ये आप सोच रहे हैं रास्ता साफ हो गया? उपेंद्र कुशवाहा जी के पीसी को अगर सुनेंगे तो लास्ट में उन्होंने कहा कि अगर हमें 3 सीट मिल जाता तो हम एनडीए के ही हिस्सा रहते। तो वही कंक्लूड हो गया क्योंकि ये तमाम जो स्टोरी जो पिछले 4 महीने से जो इस तरह का वो माहौल बनाए हुए थे सीट के लिए, इसके अलावा तो जितनी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है वो तो सिर्फ ऐसे ही है माहौल बनाने के लिए। खुद ही कह रहे हैं 3 सीट पे अगर हमें मिल जाता है एनडीए से तो फिर हम साथ में रहते, तो बाकी चीज पर डिबेट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अगर इतनी सारी परेशानी जो आपने लिस्ट में दायर की है अगर थी तो आपको पहले ही इसके लिए आपको आगे आना चाहिए था। तो जब 3 महीने बचे चुनाव के लिए तब आपको 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को वाली स्थिति है। लेकिन निखिल नजरअंदाज तो किया गया ना, उपेंद्र कुशवाहा को नजरअंदाज तो किया गया, ये मानेंगे आप? अमित शाह और नीतीश कुमार मिलकर आपस में तय कर लेते हैं कि हाँ 50-50 सीट शेयरिंग हम कर लेंगे, और उपेंद्र कुशवाहा से राय तक नहीं ली जाती। तो नजरअंदाज तो आप लोगों ने किया, उन्हें मजबूर किया गया क्या छोड़ने के लिए कि वो खुद ही बाहर हो जाएं? समीर भाई, उपेंद्र कुशवाहा जी ने खुद ही कहा
कि हमारा गठबंधन बीजेपी से है, जेडीयू से नहीं है। तो ये तो सवाल वो आप बीजेपी से पूछेंगे ना, हम पे कहां से आरोप लग रहा है? जब हमसे कोई गठबंधन ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, तो हम कहां इस तमाम स्टोरी के बीच में खलनायक बन रहे हैं? ये तो इनका अपना अंडरस्टैंडिंग था बीजेपी के साथ। वो इसलिए बन रहे ना क्योंकि एनडीए का हिस्सा तो आप भी थे और आरएलएसपी भी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनडीए का हिस्सा था, तो हम लोगों ने बीजेपी से बात की। बीजेपी को लगा कि नीतीश कुमार जी एक बड़े शख्सियत है और उनके हिसाब से उनको सीट दी गई। और उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या डिमांड था, नहीं डिमांड था, ये तो वो बताएंगे ना कि उन्होंने बीजेपी से किस तरह की बातें की कि उनको कुछ नहीं मिला। ठीक है, ठीक है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब कह रहे हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जो आपके साथी थे एनडीए के, वो एक एक करके दामन छोड़ रहे हैं एनडीए का और यूपीए की तरफ जा रहे हैं? ये किस बात के संकेत हैं? पहले टीडीपी और अब आरएलएसपी। और उपेंद्र कुशवाहा तो ये तक कह रहे हैं कि 55 महीने तक आपकी लीडरशिप में रहने के बाद आज मैं अपने आप को, आप मतलब मोदी जी, मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं। ऐसा क्या हो गया? नहीं, देखिए, यह जो अभी इलेक्शन 2019 का आने वाला है, उसके पहले जो समीकरण है उसके हिसाब से ये चलते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको एक बात बता दूं, मोदी जी की सरकार में यह जो है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना देश के हित के साथ और स्ट्रांग डिसीजन लेके देश की अर्थव्यवस्था, चाहे आंतरिक सुरक्षा या ये जो इस तरह के जो अपोजिशन, धर्म आदि की बातों को लेके देश में विघटनकारी ताकतों को बढ़ाने का कोशिश करें, उनको कहीं ना कहीं आग देते हैं छुपा के, तो वह सारी चीजों के स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग मोदी जी का रहता है और वह उसी हिसाब से चल रहे हैं। वह कॉम्प्रोमाइज, जैसे जो कोलिशन गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा वो होती है कि एक खींचातानी में इसकी बात मानो उसकी बात मानो, उस तरह की राजनीति में मोदी जी विश्वास नहीं करते। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम जो हमारे साथ जो घटक दल हैं उनकी बातों को मान के उनके साथ चल के उनके साथ जो हमारे कहा तो यही जा रहा है ना, आरएलएसपी तो यही कह रही है भाई गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे आप। अब बिहार में उपेंद्र कुशवाहा से कोई बात नहीं होती, नहीं, गठबंधन धर्म का पालन क्या है कि कर लेते हैं और फैसला सुना देते हैं। ये भूल जाते हैं आपकी आरएलएसपी भी कोई घटक दल है आपका। नहीं तो बिहार नहीं देखिए, जब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी और भाजपा दो प्रमुख दल हैं, तो जो गठबंधन की कमजोरी तो यही थी कि हर आदमी अपनी बात चलाना चाहता है, सबकी सुनना, इसका सुनना नहीं का माने नहीं तो इसका मतलब सुनना नहीं, यह जो नरेशन है यह गलत है। हर आदमी की बात क्या मान सकते हैं? अगर 44 घटक हमारे साथ हैं और हमें सरकार चलानी है केंद्र में 22 प्रदेशों में 21 प्रदेशों में, तो ये 44 लोगों की बात मान के उनके हिसाब से उनके जो विजन है, उनके जो लक्ष्य हैं वो अलग नहीं। सुबोध जी यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, आरएलएसपी से सुबोध जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम मीटिंग्स, अहम मीटिंग्स जो हुई उनका हिस्सा थे हमारे, और ये खुद कह रहे हैं कि नहीं, हमें तरजीह नहीं दी गई, बात तक नहीं की गई। सुबोध जी 30 सेकंड और दे रहा हूं आपको जल्दी से, क्या ऐसा था? देखिए, या फिर सिर्फ ये इसके पीछे चुनावी सियासत और अभी आप 2019 के समीकरण देख रहे हैं और इसलिए अलग हो गए? जी नहीं, इसके पीछे चुनाव, हम सर्विस मॉडल राजनीति करते हैं, जनता के इश्यूज को उठा के हमेशा हम जनता के बीच में रहते हैं। और हमारी राजनीति सर्विस मॉडल राजनीति है। जो जेडीयू की राजनीति है वो ऑफिस मॉडल राजनीति है, ऑफिस में सत्ता, तो जनता के तो हर मुद्दे को हम सुन के कर रहे हैं। जहां तक बात रही कि अभी हम क्यों ये बात उठा रहे हैं, देखिए हमारी जो पार्टी है सामाजिक न्याय या सेक्युलरिज्म पे बेस्ट पार्टी है। अगर आप देखते हैं कि सामाजिक न्याय को कहीं ना कहीं डेंट पहुंचाया जा रहा था, सेक्युलरिज्म को कहीं ना कहीं डेंट पहुंचाया जा रहा था, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कास्ट सेंसस देखिए, कास्ट सेंसस अभी तक इन्होंने पब्लिक नहीं किया। कास्ट सेंसस तो छोड़ दीजिए, जो बाइफर्केशन ऑफ कास्ट था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, उसमें इन्होंने जी रोहिणी जो जस्टिस हैं उनके कमेटी बनाया, उस कमेटी का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। रिपोर्ट कहां से आएगा जब आपका कास्ट सेंसस ही नहीं आया है? उसके बाद आप देखिए, लगातार हमने कोलिजियम के लिए लगातार हमने बोला कि जो कोलिजियम सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, इसमें गरीब दबे कुचले का रिप्रेजेंटेशन, बच्चों का रिप्रेजेंटेशन, कभी जज नहीं बन सकते हैं। वो मॉब लिंचिंग का जो मामला है, राम मंदिर का जो मामला है, बीजेपी जो है राम मंदिर को इलेक्शन के 4 महीने 5 महीने पहले उठा रही है, ये 4 साल से कहां गई हुई थी? अच्छा, ये नाराजगी की वजह था आपकी? जी हाँ, हमने दिया है, लिख कर दिया है। और उसके बाद जो देखिए, राम मंदिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सेक्युलरिज्म
का ये हमारा जो संविधान सेकुलर संविधान है उससे चलता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का काम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाना नहीं हो सकता है। ये तो मंदिर क्यों बीजेपी बना रही है, मुझे तो आश्चर्य लगता है इनकी मानसिकता पे कि जब हमारा संविधान हमारे सामने है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मंदिर बनाने का एजेंडा कैसे हो सकता है। हम इन बातों को लेकर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो मुद्दा है वो सेकुलरिज्म है, हमारा जो मुद्दा है सरदार पटेल ने नहीं बनाया था क्या सोमनाथ में? तार इन लोगों ने किया जिसका हमें मजबूरी में आकर इनका जो है साथ छोड़ना पड़ा। हम तो आगे कहते हैं कि देश को बचा के रखना है तो राम मंदिर का मुद्दा ड्रॉप करें कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है, आप उस न्यायपालिका पे विश्वास रखें। ठीक है, नहीं तो हमारे मैनिफेस्टो में था, बात आपने कही, ये बात जेन्युइन नजर आती है, लेकिन समीर भाई वो तो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था। आप देखते हैं तो पहले नंबर पर राम मंदिर का है मैनिफेस्टो में हमने लिखा हुआ था कि राम मंदिर बनवाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का है मुद्दा, ये पहले भी समझ में आ जाना चाहिए था, लेकिन अब सबकी नजरें लोक जनशक्ति पार्टी पर मैनिफेस्टो से चल रहे हैं। बिहार का ही एक और अहम घटक दल वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं, AK वाजपेयी जी, एलजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। वाजपेयी जी, क्या आपको लगता है कि रामविलास पासवान सेकुलरिज्म से समझौता कर रहे हैं क्या, जो बात अभी सुबोध जी ने यहां पर कही? देखिए, रामविलास पासवान कभी सेकुलरिज्म से समझौता नहीं करते हैं और ये कुशवाहा साहब आपस में ही कंफ्यूज हैं, खुद ही कंफ्यूज हैं। दो तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक तो कह रहे हैं मोदी जी की 4.5 साल में जो 2-3 इशू गिना रहे हैं उसकी वजह से हमने छोड़ा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं क्योंकि हमको मान सम्मान नहीं मिला है, हमको सीटें नहीं मिली हैं तो इसलिए हम छोड़ रहे हैं। तो पहले ये तो समझे कि क्यों छोड़ा है इन्होंने। देखिए, हकीकत यह है कि इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना चाहिए था कि हमको इतनी सीटें नहीं मिल रही है इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं। देखो, दो चीजें नहीं कर सकते हैं ये, या सीटों के लिए कहेंगे या एलिगेशन लगाएंगे। जनता देख रही है। वाजपेयी जी, आप ये मुद्दे जो उठा रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा, प्रोफेसर सुबोध ने जिस पॉइंट को उठाया कि भाई राम मंदिर को लेकर जो पार्टी का रुख आ रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सम्मान करने को तैयार नहीं नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता और पार्टी, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा लग रहा है कि सेकुलरिज्म जो है उससे समझौता हो रहा है, जो हमें मंजूर नहीं था। वो क्या पासवान साहब को मंजूर है? क्योंकि वो भी बहुत ही सेकुलर छवि के नेता माने जाते हैं। देखिए, सरकार संविधान से चलती है और पार्टी अपने मैनिफेस्टो से और कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। सरकार के किसी मंत्री का, प्रधानमंत्री का, होम मिनिस्टर का, लॉ मिनिस्टर का, किसी का मंत्री का बयान दिखाइए मंदिर के ऊपर, किसी ने कोई बात नहीं कही है। सबने ये कहा है गिरिराज सिंह का बयान सुना, फैसला करेगा उसके बाद कानून के जरिए मंदिर को। गिरिराज सिंह मोदी सरकार में मंत्री है या नहीं है? गिरिराज सिंह, या फिर उनके बयानों को अलग रखकर चलते हैं आप लोग? नहीं, गिरिराज सिंह का नहीं, प्रधानमंत्री मुखिया होता है, उसका कोई बयान आए तो बताइए। और सबने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर की बात होगी, और हमारी पार्टी का भी यही स्टैंड है कि 370 राम मंदिर, इस पे कोई बात नहीं की जाएगी। ये बिल्कुल बड़ा क्लियर है। सेकुलर फैब्रिक हमने शुरू से बचाया है, आज भी बचाएंगे उसको। और मैं फिर वही बात दोहराता हूं कि सरकार का ये, सरकार संविधान से, सरकार का काम, मतलब आपके साथ गठबंधन में रहकर बीजेपी अगर इस तरह की बातें करे तो उससे आपको ऐतराज नहीं है? नहीं, हमारे साथ रह के नहीं कर सकती। किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने, किसी कैबिनेट मीटिंग में कोई मुद्दा नहीं आया मंदिर का, कोई सरकार का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है मंदिर के मामले में। तो ये गुमराह करने की कोशिश ना करें। देखिए, ये हकीकत है कि सीट इनको गुमराह करने की कोशिश तो फिर वो नेता भी कर रहे हैं ना, जो फिजूल के बयानबाजी कर रहे हैं, ये जानते हुए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आज टीडीपी की तरफ से, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जो मीटिंग बुलाई गई कि जितनी भी गैर बीजेपी और पार्टियां हैं वो शामिल हों, तो आपको क्या लगता है कि ये इसे सक्सेसफुल कहा जाए, या फिर इसे आप मानेंगे कि अभी शुरुआत है और काफिला बन रहा है? किस नजरिए से इसे देख रहे हैं? क्योंकि वो जो जेस्चर था आज, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था कि मीटिंग खत्म होती है और उसके बाद राहुल गांधी निकल कर आते हैं और तमाम बड़े नेता, चाहे वो शरद पवार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, वो साइड में खड़े होते हैं और राहुल गांधी बताते हैं कि भाई मीटिंग में क्या क्या हुआ। तो क्या आज जो नेता मौजूद थे, जो पार्टियां मौजूद थी, उन्होंने राहुल गांधी को नेता मान लिया अपना? देखिए, राहुल जी पूरे इस
महागठबंधन के निश्चित तौर पे आने वाले समय में हाँ एक महत्वपूर्ण नेता के तौर पे हैं। आज आपने जो उनका देखा है पूरा बॉडी लैंग्वेज जी, जिस तरह लीडर्स का है हाँ। एक सामूहिक नेतृत्व में हम लोग विश्वास करते हैं। हाँ। व्यक्ति से ज्यादा जरूरी है भारत के संविधान की रक्षा और भारत की संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा। कहीं ना कहीं ये सबके लिए जरूरी है। इस देश में पिछले 3-4 वर्षों में जिस तरह सरकारें चली हैं हाँ। और जिस तरह आज चाहे आर्थिक फ्रंट की बात करें, राजनीतिक फ्रंट की बात करें या सामाजिक समावेशी विकास, जैसा सुबोध जी ने कहा, जो सामाजिक न्याय की बात करें, कहीं ना कहीं सभी फ्रंट पे वर्तमान सरकार जिस तरह फेल्योर है, जिस तरह देश में चुनौतियां विभिन्न तरह की हो गई हैं, आज उन चुनौतियों से सामना करने के लिए एक ईमानदार मेहनत करने वाली सरकार चाहिए जो सच्चाई के साथ काम करे, सिर्फ जुमलेबाजी न करे, झूठ का पुलिंदा लेकर के लोगों को भरमाए न, और धार्मिक ध्रुवीकरण करके लोगों के दिलों में नफरत का सियासत न करे। इसके लिए जरूरी है कि इस देश को एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा नेतृत्व, ऐसे लोगों का एक व्यक्तित्व चाहिए जो देश को एक सही दिशा और सकारात्मक राजनीति की दिशा दे। हम लोग सकारात्मक राजनीति की दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देश की जनता इस बात को समझने लगी है। कुशवाहा जी ने 55 महीने बाद इस बात को जो समझी, हमें लगता है कि हमारे लोगों ने पहले भी इस बात को लगातार हमने उठाया। चलिए, अच्छा लगा सुबोध जी ने जो बातें कही, आज देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। जिस तरह कुशवाहा जी को भी नीच कहा गया, आपने देखा होगा एक पार्टनर के द्वारा ही जब वो साथ में थे। जी। तो यूपीए में स्वागत है, उपेंद्र कुशवाहा का यूपीए में स्वागत है। निश्चित तौर पे आए तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा, लेकिन एक समान विचारधारा के लोगों को जो देश के विकास के विचारधारा के साथ जुड़ करके देश की प्रगति में अपना कहीं ना कहीं पहचान बनाना चाहते हैं, वैसे लोगों को लेकर हम लोग पूरे देश में आने वाले समय में आरएसएस और बीएचपी और वो जो परिवार है, भाजपा की जो झूठी राजनीति देश में चल रही है, उसको एक्सपोज करते हुए संविधान सम्मत राजनीति की दिशा में हम लोग अग्रसर होंगे। अब्बास अली रुश्दी साहब, ये संविधान सम्मत राजनीति जिसको आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी और तमाम बाकी ऑपोजिशन पार्टियां नजर आ रही हैं, आपने अपने आप को अलग कैसे कर लिया इससे? ना एसपी ना बीएसपी कोई पहुंचा ही नहीं आज की मीटिंग में। नहीं समीर भाई, अलग करने की बात नहीं है। अब देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा था, हमारे बड़े भाई बैठे ही हैं वाजपेयी जी, हम लोग जब जाएंगे साथ में बैठेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अभी तो दौर शुरू हुआ है मीटिंगों का, और इन मीटिंगों के लिए हम बधाई देंगे चंद्रबाबू नायडू जी को कि एक अच्छी बात है कि देश में एक अच्छा गठबंधन बन रहा है। और गठबंधन इसलिए भी आवश्यकता है कि इस देश में एक ऐसी सरकार की जो इस देश के मूल ढांचे को और इस देश के संविधान को तोड़ना चाहती है, इसी सरकार से निजात दिलाने के लिए जरूरी है कि सब साथ में आएं। समाजवादी पार्टी अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए पहले से कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लगे थे। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि कांग्रेस के साथ हमारे गठबंधन की बहुत से इम्कानात हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी इसको लेकर के कोई बातचीत नहीं हमने शुरू की है। अभी देश का चुनाव दूर भी है, अभी समय है, लेकिन आज ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि आदरणीय ममता बनर्जी की रैली में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शामिल होंगे, और वहां पे भी देश के जितने भी हमारे विपक्ष की पार्टियां आज इकट्ठा हुई हैं, लगभग वो सभी रहेंगी। हमारे सामने एक ही लक्ष्य है जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस देश को एक नई सरकार देना, एक ऐसी सरकार देना जो इस देश के असल मुद्दों के इर्द गिर्द काम करे, इस देश के सामाजिक ढांचे को, इस देश के ऐतिहासिक महत्व को तोड़े ना, और ऐसी सरकार देने के लिए हम वचनबद्ध हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इकट्ठा होकर के उत्तर प्रदेश जैसी ना कि आप लोक जनशक्ति पार्टी को तो न्योता दे रहे हैं कि भाई जो एंटी बीजेपी गठबंधन बन रहा है उसमें शामिल हो जाओ, लेकिन जब ऐसी कोई मुहिम चलती है और मीटिंग बुलाते हैं चंद्रबाबू नायडू, तो उसमें तमाम 17 दल शामिल होते हैं और एसपी और बीएसपी पहुंचते ही नहीं। इसका क्या मतलब निकाले? मतलब आप लोग तय कर चुके हैं क्या कि प्री पोल गठबंधन नहीं करेंगे? समीर भाई, दो बातें बहुत साफ तौर पे हैं। सरकार एक नई देने के लिए समाजवादी पार्टी को जो भी कुर्बानी देनी होगी हम देंगे, और एक बात और भी साफ है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने आज एक अहम रोल प्ले किया, और चंद्रबाबू नायडू जी ने इस रोल को प्ले करने से पहले हमारी पार्टी के सम्मानित संरक्षक आदरणीय नेताजी से और हमारी पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष से 1 महीना पहले ही इस बैठ करके इस संबंध में पूरी बातचीत कर ली है।
ने कहा ये पहली बैठक है, अभी बहुत सारी बैठकें होंगी, और हमने क्लियर कर दिया कि आदरणीय ममता बनर्जी की रैली में समाजवादी पार्टी शामिल होगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे, वहां पर भी ये सही सारे ही लोग होंगे। हाँ, नेतृत्व की जहां तक बात है, समाजवादी पार्टी का कहना है कि नेतृत्व तो 2019 के चुनाव के बाद ही सारे राजनीतिक दल बैठ के तय करेंगे कि नेतृत्व कौन देगा उस सरकार को। अच्छा, ठीक है, यानी राहुल गांधी का नेतृत्व आपको 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले मंजूर नहीं है। आप यह मानने को तैयार नहीं है कि महागठबंधन का नेता राहुल गांधी रहे। राहुल गांधी जी इस देश के प्रमुख राजनीतिक और विपक्षी पार्टी के नेता हैं, सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के बड़े नेता हैं। उनको एक बहुत बड़ा और बहुत अहम रोल प्ले करना है इस सरकार को हटाने के लिए। और मैं समझता हूं इस वक्त ये सोचना किसी भी राजनीतिक दल के नेता के लिए कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं होगा। सरकार कैसे निजात दिलाई जाए और नई सरकार कैसी बनाई जाए, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, एक बात तय हो जाती है कि विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ने जा रहा है, तो नेता बनाम नीति इलेक्शन होगा। लेकिन बीजेपी की यह कोशिश लग रही है कि बार बार इसे नेता बनाम नेता पर लेकर आया जाए, क्योंकि वो आपके लिए शायद ज्यादा फायदेमंद हो, क्योंकि ब्रांड नरेंद्र मोदी आपके पास है ना। नहीं, नेता बनाम नीतियां अगर हो तो हमें इनका स्वागत करते हैं। ये तो केवल चलिए ठीक है, इनकी ना नीति है ना नेता, दोनों ही नहीं है इनके पास, अपोजिशन के पास, क्योंकि नीतियों में कह रहे हैं कि इनकी एक नीति है कि मोदी हटाओ। 2004 में इसके अलावा कोई नीति तो मैं आज 2004 में कौन नेता था? कुछ 2004 से 2014 तक एक स्थायी और मजबूत सरकार इस देश को मिली। नहीं, सुनो जी, आप राजनीतिक डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाना चाहते हैं। मजबूत सरकार मिली तो फिर 2004 से 14 तक कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं था, कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं था, और 2004 से 14 तक एक मजबूत सरकार इस देश को विपक्ष ने दी है। बात बारी खत्म हो गई। ठीक है, प्रश्न मुझसे है। ठीक है रुश्दी साहब, गोपाल जी जवाब मुझसे, मुझे जवाब देने दीजिए जी। हाँ, मेरा प्रश्न भी वो जवाब देंगे, अपना भी देंगे, तो फिर कैसे डिबेट होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर इनके पास नीतियां या नेता होते तो आज जनता ने इनको 44 पे नहीं पहुंचाया होता। इनकी नीतियां फेल हो गई। देश को जिस गर्त में इन्होंने 2014 में धकेल दिया भ्रष्टाचार से, आज भी विजय माल्या को लेके कौन आया है? और हम लेके आए, और पैसा उसको किसने दिया है? अरे कहां आया अभी विजय माल्या? जो क्रिश्चियन मिशेल को कौन लेके आया? अरे आज फैसला तो आया है। आज तो अभी तो कल से कह रहा है कि मैं पैसे देने को तैयार हूं। अरे पैसे देने आइएगा तब कहिएगा ना, बड़ी कामयाबी होगी। लगातार इस देश अगर ये हर उस शख्स को जिसको बेईमान कहा आपने अपने भारतीय मंचों से, उस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई। अरे मेरी बात तो पूरी होने दो। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दो, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। और नीतीश कुमार जब अलग हो रहे थे यूपीए से, कांग्रेस से अलग हो रहे थे, उस वक्त बार बार वो कहते रहे कि भाई राहुल गांधी को ये बताना पड़ेगा, सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मोदी को हराना है, मोदी को हराना है। नीतियां अपनी बतानी पड़ेंगी, पॉलिसीज डिक्लेयर करनी पड़ेगी, क्या चाहते हैं और यूपीए क्या ऑप्शन दे रहा है ये रखना पड़ेगा, जिसका जवाब उन्हें नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बाहर हो गए थे। आज क्या उस रास्ते पर चलता हुआ नजर आ रहा है क्या यूपीए? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने। एकजुट हो पा रहा है विपक्ष, ऑपोजिशन? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल मंडल साहब जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल, जिस बात का जिक्र मैं ब्रेक से पहले कर रहा था, नीतीश कुमार की नाराजगियों का, जब यूपीए छोड़ने का उनका सिलसिला चल रहा था और हम और आप इसी तरह से तमाम टीवी डिबेट्स में बैठते थे, क्या आपको लगता है कि उस वक्त जो बातें नीतीश कुमार कहते थे और जो एक्सपेक्टेशन थी राहुल गांधी से, वो आज वो पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं? भले ही अब आप यूपीए का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन क्या उस ढर्रे पर चलता हुआ नजर आ रहा है ऑपोजिशन क्या अब? नहीं समीर भाई, देखिए उस समय की स्थिति और आज की स्थिति अगर देखेंगे तो सामान्य ही है, क्योंकि हो क्या रहा है, देश स्तर पे सिर्फ मोदी हराओ की बात हो रही है और बिहार स्तर पे सिर्फ नीतीश हराओ की बात हो रही है। लेकिन पॉजिटिव पॉलिटिक्स के आधार पे जो मैनिफेस्टो, आप जब तक जनता के बीच मैनिफेस्टो के आधार पे नहीं जाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होने जा रहा है। लोग समझ रहे हैं कि कौन काम करने वाला व्यक्ति है, कौन विकास करने वाला व्यक्ति है।
मुझे लगता है चाहे कांग्रेस या यूपीए या तमाम जितने महागठबंधन के दल हैं, उन्हें अपने मैनिफेस्टो के आधार पे जनता के बीच जाना चाहिए, ताकि लोग कंपेयर भी तो करें कि आखिर आप आएंगे तो क्या करेंगे। आप तो दिन भर मोदी हराओ, नीतीश हराओ के अलावा, नेगेटिव पॉलिटिक्स के अलावा तो कुछ दिखता नहीं है। तो हमारा स्पष्ट मानना है कि वो स्थिति आज भी बरकरार है। आज भी राहुल गांधी जी हों या तमाम यूपीए के साथी हों, उनका मैनिफेस्टो 0/0 है, कुछ भी नहीं है इनफैक्ट। ठीक है सुबोध जी, फिर आपको यूपीए में तमाम तरह की पॉसिबिलिटीज क्यों नजर आ रही हैं आरएलएसपी को, और आपको लग रहा है कि ये कुनबा बढ़ता जा रहा है, इधर से टीडीपी भी यूपीए की तरफ आ गई, अब आप लोग भी जा रहे हैं, तो ये कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए, बहुत सारे जो घटक दल है एनडीए में, हाँ, वो सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे हैं, सेक्युलरिज्म के पक्षधर रहे हैं, जैसे कि वाजपेयी जी भी कह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इनकी नीति है देखते रहो इधर के और हो जाओ उधर के। आने वाले समय में आप जो दिख रहा है इधर, वो उधर दिखेगा, अगर ये लोग सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं तो। पहली बात नहीं, लेकिन नीतीश कुमार और मोदी का जिक्र हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की ज्यादा नाराजगी किससे थी, नीतीश कुमार से या नरेंद्र मोदी से? देखिए, नाराजगी दोनों से थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि 2 लेवल पे हमें सोचना पड़ेगा। हाँ। एक बिहार के लेवल पर, एक नेशनल लेवल पर। ठीक है। नेशनल लेवल पे जो मैंने अभी चर्चा की, कास्ट सेंसस, कास्ट का बाइफर्केशन, कॉलेजियम सिस्टम, मॉब लिंचिंग, राम मंदिर, फार्मर्स का इश्यू है, एजुकेशन में बजट कट है, खासकर हायर एजुकेशन का जो बजट कट कितना हंसाइएगा, लगभग 3% का बजट कट हो गया है उसमें। तो उसमें जो स्कॉलरशिप है दबे कुचलों का, वो कट हो गया। आपका अपॉइंटमेंट प्रोसेस हॉल्ट हो गया है। जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद जो रोस्टर था, रोस्टर को इन लोगों ने जिस तरीके से यूज किया। साहब जवाब एक चीज का दीजिए ना, अविश्वास प्रस्ताव लगा था तो ये तमाम मुद्दे पे आपने असहमति क्यों नहीं जताई थी? उस समय तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार से, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, नीच वाला इश्यू है। उसके साथ साथ नीतीश जी का जो 3C है, नीच वाला इश्यू है, समझ में आता है डिबेट। नीच वाला करप्शन एंड कम्युनलिज्म। क्या 1 मिनट बीच में क्या कह रहे हैं निखिल मंडल, क्या कह रहे हैं आप? नहीं तो कौन सा ऐसा नीच वाला कौन सा कमेंट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया जो बार बार ये बातें आ रही है? अगर किसी व्यक्ति को समझ नहीं आता तो वी कांट हेल्प इट, लेकिन अगर जो भी व्यक्ति जो समझदार हैं उस चीज को देखेंगे तो वहां पे कहीं पे उपेंद्र कुशवाहा जी की बात ही नहीं है। उस डिबेट के बारे में बातचीत हुई कि भाई इंडिया टुडे का एक लेवल है, उस लेवल को आप नीचे मत ले जाइए, तो इसको आप कनेक्ट करके शहीद होने की। उपेंद्र कुशवाहा का जब जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा डिबेट को इतने नीचे लेवल पर ना ले जाइए ना, उसी का जिक्र हो रहा है। इसका जवाब मैं दे रहा हूं। ठीक है, इसका जवाब सुबोध दे रहे हैं। इसका निखिल भाई, ठीक है निखिल, आपने बोल लिया, अब जवाब ले लिया जाए कि क्यों ये मुद्दा बना, नीच बयान क्यों मुद्दा बना, ये क्यों मुद्दा बना आपको मैं बता रहा हूं, आप सुनिएगा थोड़ा। हाँ। देखिए, जिस तरीके से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो बॉडी लैंग्वेज था उनका, जो एरोगेंस था, जो उनका मुस्कान था, वो दर्शाता था पॉलिटिकल लेवल पर भी, मानवता के लेवल पर भी और व्यवहारिक लेवल पर भी ये ठीक नहीं था। इसके साथ साथ आप मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखेंगे तो शब्दों के पीछे और मुस्कान के पीछे जो इंटेंशन है, इंटेंशन को भी कानूनी रूप से चैलेंज किया जा सकता है। इसी आधार पे आप देखेंगे जो उनका कंडक्ट था उन 2 क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन में आप कटघरे में खड़े होते हैं। इस कारण से सम्मान की कोई समझौता ही नहीं हो सकती है। जहां तक पॉलिटिकल नहीं था, तब है कि हम वहां ये बातें आई थी कि आप पॉलिटिकल सवाल ना पूछें। क्रिमिनलिज्म सुन लीजिए निखिल भाई, अब जब आप हमें इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, गलत बोलेंगे तो थोड़ी सुनते रहेंगे। करप्शन का, सृजन घोटाला और फाइनेंशियल इरेगुलरिटी आ गया है। दूसरा आप देखिए क्रिमिनल, आपको पता होना चाहिए मात्र 15,000 पुलिस स्टेशन पूरे भारत में है, जिसमें से 890 पुलिस स्टेशन बिहार में है। पूरे भारत में मात्र एक बिहार ऐसा प्रदेश है जहां पे एक भी पुलिस स्टेशन क्रिमिनलिज्म 4.5 साल पहले तक क्यों नहीं समझ में आया? 4.5 साल तक तो मौज मस्ती किया आपने मंत्री पद पे। तो ये क्रिमिनल कौन किया, कौन क्राइम करता है, कैसे पकड़ा जाएगा, आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, आप ऐसा क्यों है? ठीक है, मुजफ्फरपुर का जो कांड है, मुजफ्फरपुर का जो कांड है, तुम्हें क्या किया आपने, कभी व्यवहार हुआ है, 1-2 बातें बता दीजिए ना, कर देने वाला व्यवहार, क्षेत्र में क्या किया यही बता दीजिए ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने कभी एके वाजपेयी साहब, एलजेपी को क्या इन मुद्दों में दम नजर नहीं आ रहा, या आप इसे सीधे सीधे नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि आपको अभी सरकार में बने रहना है? और क्या आपको यह बात खलती नहीं कि अगर कोई एक घटक दल आपका साथ छोड़ रहा है तो उसे मनाने की कोशिश नहीं हो रही? मतलब मैसेज यह है कि ठीक है, जिसको जाना है जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है।
मैंने अभी निखिल मंडल की बात सुनी है और ये बात सही है कि नीतीश जी ने किसी नीच शब्द का प्रयोग नहीं किया है। बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि वो बाइट भी हमने देखी है, पूरा इंटरव्यू भी देखा है और उसको खामखा तूल दिया जा रहा है कि मान सम्मान को ठेस पहुंची है। ये बिल्कुल गलत बात है। नंबर 2, और 4.5 साल तक कुशवाहा साहब का एक लेटर दिखा दें बतौर पार्टी अध्यक्ष कि सरकार ये गलत कर रही है, नीतीश की सरकार ये गलत कर रही है, कहीं नॉट ए सिंगल लेटर, आज तक कभी जबान नहीं खोली है। फर्स्ट टाइम ये सारी बातें नए तौर से आ रही है। इसलिए मैंने कहा कि इनको इस पचड़े में न पड़ के सीधा कहना चाहिए था कि हमको सीट नहीं दे रहे इसलिए हम जा रहे हैं, और फिर जाके क्रिटिसाइज करते, लेकिन खुद कंफ्यूज है। और जहां तक हमारी बात है, हमने बाकायदा सेकुलर का झंडा बुलंद रखा है और रखेंगे। राम मंदिर की बात आएगी तो वो अगर संविधान के खिलाफ होगा तो उसके खिलाफ भी खड़े होंगे। ये हम लोग, बीजेपी का एजेंडा हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी का एजेंडा बड़ा साफ है। सरकार संविधान से चलेगी, देश कानून से चलेगा और करप्शन से कोई समझौता नहीं होगा। ये सरकार तो आरएलएसपी के जाने से आप लोग खुश हैं, एलजेपी खुश है कि अब ज्यादा सीटें मिल जाएंगी बिहार में? तो नहीं, हम देखिए, अगर नहीं, अगर कोई साथी जाता है तो उससे दुख होता है। कोई साथी हमारा टूट के जाएगा तो ये दुख की बात है, लेकिन साथी को ये अधिकार किसने दिया कि वो आरोप लगाना शुरू कर देगा? आप अपनी मर्जी से गए हैं, आप स्वतंत्र हैं जाने के लिए, तो ये चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता भी देख रही है और देश की जनता भी देख रही है। छोटा सा सुबोध रिएक्ट करना चाह रहे हैं, बस 30 सेकंड। जी, वाजपेयी जी को मैं पूरा सम्मान करता हूं। देखिए, वाजपेयी जी लगातार, हमारे सम्मानित नेता ने लगातार 2 साल से ये बातें उठा रहे हैं, चाहे सामाजिक न्याय की बात है, कोलिजियम सिस्टम की बात है, सड़क से लेकर संसद तक हम लोगों ने बात उठाया है। आप अगर हमारे सम्मानित नेता का जो भाषण सुनेंगे पार्लियामेंट में, तो उस समय हम लोग सामाजिक न्याय को लेकर, हम मंत्री होते हुए भी हम विरोध कर रहे थे। उसके साथ साथ हम एनडीए में रहते हुए बिहार में आप देखेंगे एजुकेशन के मुद्दे को लेकर, क्राइम के मुद्दे को लेकर, हेल्थ के मुद्दे को लेकर, जॉब के मुद्दों को लेकर लगातार हम सड़क पे हैं और हमने बहुत अपने विभाग के तहत क्या किया, इसका भी लिस्ट कराई है ना। 1.5 साल पहले की। ठीक है, आपका कहने का मतलब है कि इन 4.5 सालों में भी आपने विरोध जताया। ठीक है, जब आप जता पाए, सामाजिक न्याय और डेवलपमेंट की बातें करते आए हैं, जैसा कि मैंने बोला कि हम इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, जनता की बातें उठाते हैं और संसद में उठाते हैं। आप ठीक है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आपके नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह खुद ये मानते हैं कि भाई ये जो महागठबंधन हो रहा है, ये बाकी राज्यों में तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो यूपी में एसपी बीएसपी अगर साथ आते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएंगे। न्यूज 18 से ही बातचीत में उन्होंने इस बात को माना। तो आप मानते हैं, और अब ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि एसपी बीएसपी मिलकर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं भले हम मीटिंग में पहुंचे ना पहुंचे, हम साथ हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं। नहीं, देखिए इलेक्शन तो, हर इलेक्शन छोटे से लेके बड़े तक एक चुनौती है, एक उसको चैलेंज के तरह ही लेना चाहिए, लेते भी हैं। हाँ, जहां अमित शाह जी ने ये कहा कि जो इनका जो प्रभाव कुछ जगहों पे चल रहा है, इन प्रादेशिक पार्टियों का प्रभाव रीजनल है, अपने अपने क्षेत्र के जिस प्रदेश में जिसका जो वर्चस्व है वहां पे वह लोगों का प्रभाव है, और इनका वोट ट्रांसफर बाकी जगहों पे या इनका इफेक्ट दूसरे प्रदेशों में नहीं है। जैसे वेस्ट बंगाल का दिल्ली में कोई प्रभाव नहीं है, आपका कहीं और कहीं प्रभाव नहीं है, समाजवादी पार्टी का कोई मध्य प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं है। तो रीजनल एरियाज में इनका प्रभाव है और हम लोगों ने इनको रीजनल लेवल पे हर पार्टी को इंडिविजुअली हराया है और इनको परास्त किया है पॉलिटिकली। तो और जब कंबाइंड होते हैं तो जैसे उत्तर प्रदेश में अगर इनका ज्यादा वोट ट्रांसफर हमने देखा है तो हमारा लक्ष्य उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी, अगर ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हो हम बैठ के सो रहे हैं रात दिन? हम भी तो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। नहीं, ये तो हम भी तो तैयारी कर रहे हैं, तो हम पूरी तरह से, ये तो कोई नहीं सोच रहा 51% बीजेपी सो रही है, आप लोग तो लगे हुए हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के कल नतीजे आने जा रहे हैं, और इन 5 राज्यों में गोपाल जी 83 लोकसभा सीटें हैं, और इसमें से 63 सीटें आपके पास आई थी 2014 में, और 5 राज्यों के जो अभी एग्जिट पोल्स आए हैं वही अगर नतीजे में तब्दील होते तो कहानी तो पलट जाएगी।
और उसमें आप यूपी में एसपी डीएसपी का साथ जोड़ लीजिए, तो फिर कहां जाएंगे? नहीं, आप अगर ये सोच रहे हो तो वेस्ट बंगाल में 7 तारीख को इलेक्शन खत्म हुए, 8 तारीख को हमारे अध्यक्ष खुद वहां पे पश्चिम बंगाल जाने को तैयार हो गए, सारी टीम चली गई। जहां पे नॉर्थ ईस्ट में हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं, दक्षिण में हम प्रभावशाली तरीके से काम कर रहे हैं, केरला में हमारा पूरा ग्रास रूट लेवल पे एक वो जो कम्युनिस्ट जो सरकार है उसके खिलाफ संघर्ष की राजनीति हम कर रहे हैं। तो अगर कुछ एंटी इनकम्बेंसी या कुछ लोगों जगहों पे कुछ कमी होती है तो उसको पूरा करने के लिए हमने तो नए प्रदेशों को पूरी तरह से तैयारी कर दी। उड़ीसा में हम कितना समय लगा रहे हैं, तो हम पूरी तरह से यूपी में रुशदी साहब है वो, और आप मायावती के साथ आकर बीएसपी के साथ आकर यूपी में जो हम डेंट करने वाले हैं उसकी तैयारी पहले ही कर ली है बीजेपी ने, ये कह रहे हैं अग्रवाल साहब। देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं के ऊपर काम कर रहे हैं यूपी में, लेकिन ये अजीब सी नहीं, काम तो आप 51% के आसपास कर रहे हैं, 50% जनता को तो आपने मरने छोड़ दिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होना बुरी बात नहीं है समीर भाई, लेकिन जिस सरकार को लोकतंत्र में चुन करके भेजा गया था उसको एक गरीबी मुक्त भारत देना चाहिए था। उसको ऐसा भारत देना चाहिए था कि जिसमें गरीबी ना हो, गरीबी मुक्त भारत, बेरोजगारी मुक्त भारत। लेकिन इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं खुले मंच से सीना ठोक के ये 5 साल कहते रहे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत और विपक्ष मुक्त भारत देंगे। ये इतने तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, और इसी पे इन्होंने कंसंट्रेट किया। 5 साल तक की जो जनता की मूल समस्याएं थी उन पर ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में इनकी हालत इसलिए खराब है कि उत्तर प्रदेश में आज पिछड़ी जाति के ऊपर, दलितों के ऊपर और राजनीतिक धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से ब्राह्मण वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, वो जग जाहिर है। पूरी तरह से अराजकता है, जंगल राज है, भीड़ तंत्र के हवाले इन्होंने देश कर दिया है। इन सब मुद्दों पर ये नेचुरली पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि जनता यूनाइट हुई है, और उसी यूनिटी के कारण आज समाजवादी पार्टी, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ खड़ी है। 73 सीटें ये जीत के गए थे, इनको एक भी सीट उत्तर प्रदेश में हम नहीं जीतने देंगे। ये संकल्प के साथ हम ग्राउंड लेवल पर बहुत एकजुट होकर के मेहनत कर रहे हैं। कोई रणनीति नहीं काम आएगी। अभी इन्होंने एक रणनीति इन्होंने बुलंदशहर में बानगी दिखाई, लेकिन उस रणनीति को भी बिरयानी आप है ना जो नाकाम किया। बुलंदशहर की जनता ने बधाई की पात्र है कि वो पूरी तरह से हो जाए। अरे तो आप तो पाकिस्तान की बिरयानी खाए हो, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश है। इस बिरयानी और ख्याली पुलाव जो है ना उनके यहाँ, ये जिन गुंडों को खिलाते थे उनके लिए संभाल के रखिए। अरे बिरयानी आपको नवाज शरीफ की बिरयानी भूलेगी नहीं। 2019 में आपको उस बिरयानी का सबक देगा देश की जनता, और इस देश को, इस प्रदेश को असली मुद्दों से आप भटका नहीं पाएंगे। आप बिरयानी संभाल के रखिए अपने लिए। राजनीति है जो नफरतों की राजनीति है, ये ख्याली पुलाव से कुछ नहीं होने वाला। 2019 में 44 सीटें पे जो आप बात करते हो राजनीतिक दल की, आप समीर भाई ये आने जा रही हैं। ये 20 मीडिया पे तो राज्यों जीत सकते हैं सीट, आप दौस देना बंद कर दीजिए। लेकिन ग्राउंड लेवल पे उत्तर प्रदेश की 80 बसपा को एक सीट उत्तर प्रदेश में नहीं मिली है। आपकी 20 प्रदेश की सरकारें उसको कवर नहीं कर पाएंगी। ठीक है, लेकिन वोट शेयर पर आप नजर डालेंगे तो तस्वीर दूसरी हो जाती है। एक सीट नहीं मिली उत्तर प्रदेश में। वही तो ताकत मान रही है ना बीएसपी, अपनी वही ताकत मान रही है। इतना गणित का जोड़ नहीं है। अमित शाह जी ने बताया यूपी में आप कहां हैं? ये गणित का जोड़ नहीं है समीर भाई, ये केमिस्ट्री है। एसपी, बीएसपी, आरएलडी ये सब मिलके करेंगे। तो यूपी में कांग्रेस का क्या, आप मनाइए हमारा जोड़ है कि नहीं है? अब्बास साहब, आपको जड़ से खत्म करना है, इसलिए जोड़ है। कहां है ये प्रश्न नहीं है आज। आज प्रश्न है इस देश में किसान कहां है, इस देश में ये तो एक एजेंडा है आपका। इस देश में शिक्षा का स्तर क्या बढ़ा है, इस देश में बेरोजगारी दूर करने की बात थी, क्या हुआ है? इस देश में मोदी जी ने जितने जुमले पढ़े और जिस तरह से पकौड़ा योजना लाया उसका क्या हश्र हुआ? प्रश्न आज पूरे देश के सामने ये कुछ किया ही नहीं ना, और कहीं न कहीं सालों में आपने कुछ किया ही नहीं, इसलिए ये हालत वो तो बीजेपी, वो तो मोदी जी से पहले कुछ हुआ ही नहीं, सच्चाई बात है। उनके जन्म के बाद ही देश में सारी चीजें हुई है, और उनके सरकार बनने के बाद देश में प्रगति हुई। अमित शाह कह रहे थे लोकपाल भी वो इसीलिए नहीं ला पाए क्योंकि कांग्रेस रोड़ा अटका रही है। लोकपाल नहीं लाए,
विदेशों से जो काला धन डाला था वो बेचारे नहीं ला पाए। हाँ। वो कश्मीर तो की क्यों समस्या नहीं इतने रोड़े क्यों अटकाए आप लोगों ने भाई? हर चीज वही में। तो सारी, और राम मंदिर के लिए भी कहा जाता है आपने कपिल सिब्बल को लगा दिया, इसलिए वहां पर फैसला नहीं हो पाया। तो ये बेचारे विकास का जो एजेंडा था, हाँ। ये क्या कर रहे थे? ये सिर्फ घृणा का विकास कर रहे थे देश में? हाँ। क्या लोगों को लड़ाने का विकास कर रहे थे? हाँ। सिर्फ हिंसा फैला रहे हैं? क्या लोगों में अशिक्षा और अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं? यदि बाकी काम नहीं कर पाए तो किया क्या इन्होंने? ये देश की जनता समझती है जुमले से सिर्फ सरकार चलती है, या झूठ के मशीन से मोदी जी जो सरकार चलाना चाह रहे हैं उससे लोग इस देश का बहुत ही विवेकशील है, तर्कशील है, और चाहे वो थोड़े शिक्षा के मामले में जो भी हो, लेकिन राजनीतिक जागरूकता है पूरे देश में। तो लोग समझ गए और कल ही इसकी वानगी आपको दिखेगी। हाँ। कल से ये शुरुआत है और 19 इस बार जो है मई के बाद इस देश में एक नई ऊर्जा, नई ताजगी के साथ, एक विकास के नए एजेंडे के साथ हम लोग देश में आएंगे। एक नई दिशा इस देश को मिलनी चाहिए। हाँ। पिछले 4 वर्षों में जिस तरह से पूरे देश के हर एजेंडे में, आर्थिक एजेंडा लीजिए, राजनीतिक एजेंडा लीजिए, सामाजिक एजेंडा लीजिए, धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ने के सिवाय, धर्म का मतलब तोड़ना नहीं होता है, धर्म तो जोड़ने का साधन होता है। आपने क्या किया? भाषा, क्षेत्र, समुदाय, संप्रदाय के नाम पे सिर्फ तोड़ने का काम किया है। ये लोग समझ रहे हैं। सिर्फ झूठ वादे मत कीजिए, जो आप कर सकते हैं। आज भी हमारी पार्टी और मुझे लगता है गठबंधन धर्म निभाने वाले हमारे जितने साथी हैं, देश के संविधान की जो आत्मा है, प्रस्तावना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया, उसी पर विश्वास करती है और उसी पर आगे बढ़ेगी। और इस देश निखिल मंडल साहब, निश्चित तौर पे निखिल मंडल साहब, ये मोदी सरकार की नाकामियों का जो पिटारा खोलकर बैठा है ऑपोजिशन, और जिस तरह से बार बार ये बात हो रही है भाई समाज को बांटने की कोशिश, ऐसे बयान दिए गए जिन्होंने समाज को बांटने की कोशिश की, क्या आपको लगता है कि ये जो डेंट है ये बिहार में असर करेगा या नीतीश कुमार का चेहरा भरपाई कर देगा उसकी? नहीं, देखिए, अगर बिहार के संदर्भ में अगर बात हो रही है तो 2005 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे बिहार वासी ने भरोसा जताया है, और हमने कोई जाति धर्म की राजनीति नहीं की है। ये सभी जानते हैं कि विकास मॉडल के तहत विकास की बातें करके, और वो सिर्फ हवा हवाई नहीं बल्कि जमीनी हकीकत के रूप में भी वो तब्दील हुई है। तो नहीं, लेकिन 2019 में तो भाई बीजेपी के नेतृत्व में जाएंगे ना आप? बिल्कुल, हमारे सहयोगी पार्टी हैं, और मुझे नहीं लगता कि देश को अगर बात की जाए तो अगर सिर्फ अपोजिशन सिर्फ सवाल लहजे पे अगर ये बात कह रहा है कि किसान, लेकिन किसान के मुद्दे पे आप क्या करेंगे वो नहीं बताएंगे। आप बोलेंगे पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के मुद्दे पे आप क्या करेंगे ये नहीं बताएंगे। आप बोलेंगे कि ओवरऑल डेवलपमेंट, लेकिन आप अपने आने के बाद ये नहीं बताएंगे। अपोजिशन में है तो फॉर सेक ऑफ अपोजिशन ये अपोज करते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। भाई को तो याद होना चाहिए। ठीक है, वो जुमले पढ़े गए। ठीक है, एक मिनट निखिल की बात पूरी हो जाए। निखिल बोलिए। नहीं, हम तो ऐसे लोग हैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स वाले कि जब हम एनडीए के पार्ट नहीं थे, मोदी जी से अलग थे, तब भी जो उन्होंने 2-4 काम जो उन्होंने किया, देश हित में किया, राजहित में किया, उसको भी सपोर्ट किया। तो हम लोग वैसे नहीं है कि जो विपक्ष में है तो सिर्फ बिना मतलब का ही विरोध कर रहे हैं। अरे देश तो जान ही रहा है, देश जान रहा है, तभी मोदी जी प्रधानमंत्री। आप एक ही कार्यकाल में विपक्ष और सत्ता दोनों में आने के माहिर लोग हैं। अरे ये तो आपकी सोच है ना, लेकिन बिहार की जनता की सोच ये नहीं है। बिहार की जनता की ये सोच है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही वो शख्सियत है जो बिहार को संभाल सकते हैं, और बिहार के नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी सेकुलर छवि बनाकर रखी हुई है। उन्होंने कभी समाज को बांटने की बात नहीं की। आप ये बातें कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो नेताओं के तमाम बयान सामने आए, जिस तरह से हमने इस बार चुनावों में देखा कि खूब बांटने की कोशिश हुई, ये सारी बातें अगर 2019 में हुई तो डेंट करेंगी या नहीं करेंगी? ये सवाल मुझसे था क्या समीर भाई? जी निखिल। नहीं, देखिए, आगे की बात, आगे क्या होगा नहीं होगा ये अभी से मैं ना भविष्यवाणी कर सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि जो भी चुनाव आने वाला है वो भी विकास के मुद्दे पे और जो भारत के अहम मुद्दे हैं उसी के आधार पे होगा। उसके लिए सक्षम है एनडीए, तमाम चीजों को लेकर के जाएगी, और मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन के तहत समीर भाई बीत जाएगी और फिर से दोबारा एनडीए चुनी जाएगी। ठीक है, गोपाल जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? समीर भाई, हाँ देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता पूरी तरह से रोटी कपड़ा मकान चाहती है। अपोजिशन चाहे कितना कोशिश कर ले कि यह विघटनकारी शक्तियों के बयानबाजी करे कि भाजपा से डराए, ये करे, लेकिन जनता जान रही है
कि लाभार्थियों को सीधे बिल्कुल आप 65 साल में कितना दिलाए हैं उसकी चिंता करिए, 4.5 साल में हमने जो गरीबों के कल्याण। लेकिन अग्रवाल साहब आप खुद कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे, रोटी कपड़ा मकान, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इनके यही सारे कोर इश्यूज हैं जिन पर बात होनी चाहिए। लेकिन जब चुनाव आता है तो अयोध्या याद आने लगता है, चुनाव आता है तो अली बजरंग बली में डिवीजन कराने लगते हैं हमारे नेता, भगवान को भी बांट देते हैं। ये हम थोड़ी कर रहे हैं समीर भाई, आपको ये देखना पड़ेगा। जैसे गौ रक्षक में नहीं समीर भाई जैसे गौ रक्षक के हर आदमी चाहे गौ के नाम पे कोई कुतनी दंगाई करे, इस देश की राजधानी में कल बीजेपी से दिल्ली की पुलिस की सरकार के अधीन कितने मुकदमे पंजीकृत किए इन्होंने, कितने उनके मुकदमे पंजीकृत किए। देश की राजधानी में देखा कि लाखों की तादाद में जो नारे लगाए गए, इस देश में की सरकार ने, दिल्ली की पुलिस ने कितने मुकदमे कायम किए उनके ऊपर। किरण रिजिजू जी कहते हैं मैं बीफ खाता हूं फक्र से, क्या जवाब है आपके पास? एक मिनट, दोहरा चरित्र मत जिए। गोपाल जी 10 सेकंड जल्दी से। देखिए, मैं पूरी तरह से स्पष्ट कह रहा हूं कि हम जनता के पास विकास के मुद्दे से इलेक्शन के लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 4.5 साल हमने जनता के विकास के लिए, मकान देने के लिए, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, सड़कें, रोजगार, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा, इसके ऊपर पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है। समय 4.5 साल के बाद हम जनता से बोलते हैं कि हमें 5 साल और चाहिए, और तब देश में एक ऐसा बदलाव हम लेके आने वाले हैं। जनता हमारे साथ है, वो जानती है, लाभार्थियों से हम सीधा संपर्क कर रहे हैं, वह लोग हम गांव में घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे, से मिल रहे हैं, दिन का नारा रहेगा, कमरों में बैठे हुए राजनीति कर रहे हैं, वो नहीं जीतने वाले। नहीं अग्रवाल साहब यही तो मैं कह रहा हूं कि जब टीवी डिबेट्स में नेता और प्रवक्ता बैठते हैं ना तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर चुनावी रैलियां होती है ना तो उसमें इस तरह के भड़काऊ बयान, बांटने वाले बयान दिए जाते हैं। वो उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? अगर सरकारें काम करें तो ऐसे बयानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बयानों का बहुत ज्यादा असर भी होता है जनता को, क्योंकि जनता भी समझ गई है अब कि ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं, किस मकसद से दिए जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं होता। ए.के. वाजपेयी साहब आपके नेता रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। शिव भक्ति क्यों दिखा रहे हैं अभी? क्या आप भाप पा रहे हैं इस वक्त की मौसम किधर खुशनुमा है? और पासवान साहब ने एक बार कहा था कि 2024 तक वैकेंसी नहीं है पीएम पद की। अब लग रहा है कि वैकेंसी है, दावेदार सामने आ रहे हैं। बिल्कुल वो बात नहीं, ना जो बात कही थी वो बिल्कुल सही है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है, देखिए बात समझिए, इस वक्त 2019 का जो चुनाव होना है वो करप्शन के मुद्दे पे होना है और डेवलपमेंट के मुद्दे पे होना है। ये आप लिख लीजिए कहीं। और उसमें क्या होने जा रहा है? विजय माल्या आ रहा है, क्रिस्टन मिशेल आ रहा है, नीरज मोदी भी आएगा, सारी चीजें आएंगी। जो भागे हैं, जो सरकार के पैसे वो सारे के सारे वापस आएंगे। और ये बात बताइए मुझे कि नहीं, एक सेकेंड, ये बताएं मुझे कि इनके पास नेता भी नहीं है, नियत भी नहीं है, और पुराना इतिहास क्या है इनका? पुराना इनको क्यों लूट आउट किया था? बिकॉज ऑफ करप्शन। देखिए, एक दंगा बताइए 4.5 साल में, एक दंगे का नाम लीजिए कि भारत में कोई दंगा इस सरकार के उसमें हुआ है। दूसरा ये बताइए रिजल्ट के बाद क्या परिस्थिति रहेगी, मौसम का हाल बताइए, जवाब दीजिए मुझे। अरे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे अगर मान लीजिए कि जो एग्जिट पोल्स के जो डेटा आया, एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े हैं वो लोकसभा में तब्दील होते हैं, तो फिर तो तस्वीर दूसरी हो जाएगी ना। मानते हैं वाजपेयी जी, मौसम बदल जाएगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हर चुनाव से संदेश मिलता है। अगर बीजेपी हारेगी तो भी संदेश मिलेगा, कांग्रेस हारेगी तो उसको भी संदेश लेना चाहिए, या इसी तरह जो जीतेगा उसको संदेश मिलेगा। देखिए, इससे लोकसभा को जोड़ के नहीं देख सकते आप। गठबंधन इनका बना नहीं है आज भी। सभी नेता कह रहे हैं कि हम तो सीट एडजस्टमेंट करेंगे। राज्यों में डिफरेंट क्राइटेरिया है। जब तक देश की जनता को नेतृत्व संभालने वाला नेता आप सामने लेके नहीं आएंगे,
तब तक ये गठबंधन ना कामयाब होगा, ना मोदी जी को ये हिला सकते, ये हमारा मानना है। ठीक है, रोज गठबंधन टूट रहा है। नेता बार बार आज अभी बैठे हुए बार बार नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी पर आ जाती है बात कि नरेंद्र मोदी उधर है, इधर कौन है, राहुल गांधी है या कोई और है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रबाबू नायडू अलग हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मौसम किसके पक्ष में जाएगा, ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आने वाले हैं कल, वो बहुत हद तक तय कर देंगे। अब से 12 घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, उस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हाजिर होऊंगा नए मुद्दे के साथ, नई डिबेट के साथ। तब तक के लिए शब बखैर।